मीडिया के लोग अपना काम कर लें और आप लोग मेरी बात पे गौर कर पाओ। अगर आप यहाँ इस तरह खड़े रहोगे तो और डिस्टर्ब हो जाएगा, जो पीछे लोग बैठे हैं उनको भी तकलीफ होगी, बुरा लगेगा। तो मीडिया के साथियों को छोड़ के बाकी सभी साथी यहाँ से हट जाएं। आप हट जाओ, आप हटोगे तभी तो जो मीडिया के लोग हैं वही रहेंगे। आप मीडिया के हो, इधर हो जाओ, मीडिया के लोगों को रहने दो ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मौसम खराब है तो मैंने सबसे अपील की कि भाई तेजी से प्रोग्राम भी खत्म कर लो। पता लगा बहुत तेजी से बारिश आ जाए और हमारे लोग भीगने लग जाएं तो वो अच्छा नहीं है। हमारे लोग भीगेंगे, इससे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए तेजी से अपने प्रोग्राम को खत्म कर लो। आज सामाजिक न्याय सम्मेलन के चौथे अवसर पे हम लोग जोधपुर में हैं। यहाँ की जो आयोजक कमेटी है, भाई आनंद जी और तमाम वो साथी, यहाँ के जिले के अध्यक्ष और सभी जिम्मेदार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ साथ इस मंच पर उपस्थित हमारी भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और मिशन 78 के सभी सामाजिक नेता, यहाँ उपस्थित मेरे नौजवान भाई बहनें, बच्चियां, माएं और वो पीड़ित परिवार जो जिनके न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए मैं यहाँ आया, आज फिर वो हमारे बीच में है। उनको दोबारा से मिलने का मौका मुझे मिला है। मैं कई विषय पे अपनी बात रखूंगा, सामाजिक न्याय सम्मेलन पे भी अपनी बात रखूंगा, मगर सबसे पहले जो समय समय पे संत गुरु महापुरुष जन्मे हैं, इस वंचित समाज में मैं उन सबको नमन करता हूं। नमन इसलिए करता हूं कि उनके विचार, उनका संघर्ष, उनका त्याग, बलिदान, उनका समर्पण, जिससे सीख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो ऐसे ही हमारे बाद भी आने वाली पीढ़ियां और वर्तमान की पीढ़ियां हमसे सीख के आगे बढ़ती रहें और एक ऐसा समय भारत में आए कि भारत में रहने वाले शोषित वंचित वर्ग के लोग गैर बराबरी पे आधारित व्यवस्था को हटाकर समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की व्यवस्था पे अपना जीवन यहाँ जिए। ऐसे परिवर्तन के लिए सतत प्रयास में लगे रहना पड़ेगा। हमारा तो ये मानना है कि आने वाले कुछ ही समय में हम इसमें कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये कामयाबी सिर्फ नारे लगाने से नहीं मिलेगी, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज मैं जोधपुर के खुले आसमान के नीचे हूं। पिछले एक साल में मैं जोधपुर कई बार आया। एक बार आया तो जितेंद्र भाई के परिवार से मिलने के लिए उनके घर गया, लेकिन उसके बाद जब भी आया, यहाँ की सरकार ने पुलिस के जरिए मुझे हमेशा क्या तो एयरपोर्ट से वापस भेज दिया, या एयरपोर्ट से भी अगर बाहर आ गया हूं लड़ भिड़ के, तो पुलिस की मौजूदगी में यहीं से दिल्ली ले जाके छोड़ा। मैंने उन सब बातों को याद रखा जिस समय मुझे मेरे परिवार के बीच होना चाहिए था, और मैंने यहां की सरकार से ये आग्रह भी किया कि मैं अकेला भी जाने के लिए तैयार हूं अपने परिवार से मिलने के लिए। तो यहां की सरकार ने मेरे सारे दर्द तकलीफों को कुचलकर, हमारे सारे साथियों की भावनाओं को कुचलकर, तानाशाही दिखाते हुए कभी एयरपोर्ट पे कैद करा लिया, कभी वापस दिल्ली छोड़ा। हर बार मैं सोचता रहा कि समय बदलेगा और एक दिन वो भी आएगा कि मैं खुले आसमान के नीचे अपने लोगों के बीच में जाके अपने दर्द को रखूंगा।
आज वो समय आया है कि मैं आपके बीच में हूं और आप बड़ी संख्या में अपनी मेहनत की कमाई से पाई पाई जुटा के अपने काम को छोड़ के अपनी ऊर्जा लगा के अपने साधन लगा के यहां पहुंचे हैं। मैं 2019 में भी यहां आया था, तब भी आपने इसी तरह से मुझे प्यार दिया था, लेकिन आज हालात कुछ और हैं, तब हालात कुछ और थे। सम्मानित बहुजन समाज के लोगों, इतिहास को पढ़ना जानना बहुत जरूरी है। जो अन्याय मैंने पिछले 1-2 साल में यहां देखे, वो अन्याय आज के अन्याय नहीं है। उस अन्याय के पीछे एक लंबी कहानी है और आजाद भारत में और गुलाम भारत में इस तरह के बहुत से अन्याय हम लोगों को सहने पड़े हैं। ये महलगढ़ का जो किला है, जब राजतंत्र होता था, इस किले की नींव भी राजा राम मेघवाल जी के परिवार के ऊपर चुनी गई है। मैं बात आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि जब जब इस देश में बलिदान देने का नंबर आया, जब जब इस देश में, चाहे वो जोधपुर हो, देश का कोई भी कोना हो, जब जब गुलामी, बेबसी और कुप्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए उदाहरण पेश किए गए, तो मुझे ये बताने में कोई तकलीफ नहीं कि मेरे परिवार के लोगों ने जुल्म जाति सही। इसलिए मैंने राजा राम मेघवाल जी का जिक्र किया कि उनके परिवार को चुन के नींव में चिनवा के ये किले खड़े किए गए हैं। अगर हमारा खून इन किलों में शामिल नहीं होता तो ये किले नहीं होते, ना ये किले होते, ना ही राजा महाराजा होते। लेकिन कब तक हम इन नींव में चिने जाते रहेंगे, इसका फैसला भी आपको करना। मैंने वो जो जिक्र किया वो कई सौ साल पहले का है, लेकिन आज मैं जो जिक्र कर रहा हूं वो आज का जिक्र है, पिछले 1-1.5 साल का जिक्र। और आप जो बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं, आप जो फूले साहू पेरियार को मानते हैं, जो महामना रामसू वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर को मानते हैं, आप जो मान्यवर काशीराम साहब को मानते हैं, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि को मानते हैं, आप जो सर छोटू राम को, कुंभाराम आर्य जी को मानते हैं, आपको आज नहीं तो कल अपनी लड़ाई अपने पैरों पर खड़े होकर लड़नी पड़ेगी। आप जानते हैं इस प्रोग्राम को कैंसिल कराने का प्रयास किया गया। जैसे हमने प्रोग्राम सामाजिक न्याय सम्मेलन दिया, यहां के मुख्यमंत्री जी को लगा कि चंद्रशेखर अब आएंगे जोधपुर में, ये आपका संभाग है, आपसे आके सवाल करेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। पहले उन्होंने जोर लगाया कि यहां से हमारा प्रोग्राम ही कैंसिल हो जाए। ये तो हमारी मजबूती के कारण हमारी टीम की यहां से हमारा प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो पाया। लेकिन मुझे पता लगा कि यही 1-2 किलोमीटर में मुख्यमंत्री जी भी बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। आप ये जानिए कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण क्यों? उनको लगता है कि बाबा साहब के नाम पे ये लोग मेरे प्रोग्राम पे आ जाएंगे, चंद्रशेखर का प्रोग्राम फेल हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ये नहीं जानते कि अब ये लोग बेवकूफ नहीं रहे।
ये एक दिन को याद नहीं रखते, पूरे 5 साल को भी याद रखते हैं जो आपने खून के आंसू रुलाए। मैं आपको इस संभाग की तरफ आकर्षित करूंगा और मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर सच्चाई और ईमानदारी आपके अंदर है, जिसके लिए आपकी पहचान है, तो जो मैं आपसे कह रहा हूं इसको अपने दिल में याद करो। जितेंद्र मेघवाल के साथ हुआ अन्याय आपको याद है या नहीं है बताओ? अन्याय होने पर जो सरकार का रवैया था वो आपको याद है या नहीं है बताओ? जब मैं दोबारा आया, इन्होंने जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया। मैं दोबारा आया तो मुझे एयरपोर्ट पे इन्होंने उदयपुर बंद करवा दिया और हमारे सारे नेताओं को, चाहे सतपाल जी हो, अनिल जी हो, आनंद जी हो, राम लखन जी हो, तमाम सब नेताओं को बंद करवा दिया। जितेंद्र जी हो, मुकेश जी हो, सबको अरेस्ट करवा दिया। जो दिल्ली से हमारे नेता है भाटी जी, उन तब सब लोगों को अरेस्ट करा दिया। और जब मुझे यहां से इन्होंने भेजा कि हमें कुछ और मोहलत दे दो, डीएम एसएसपी वहीं उदयपुर चले गए। जितेंद्र भाई के बड़े भाई को वहां भेजा गया। मैंने इन पे भरोसा किया, लेकिन उस भरोसे का गला इस तरह से इन्होंने घोटा कि मुझसे डीएम ने कहा कि यहां पे पाली में धारा 144 लगे, 4 लोग नहीं खड़े होंगे एक साथ। और जब मैं वहां पहुंचा दिल्ली, तो मैंने देखा, अखबार मैंने पढ़ा कि उस दिन उन्होंने आरएसएस का पथ संचलन कराया पाली में और 5000 लोग थे आरएसएस के पथ संचलन में। आप ये बताओ, आरएसएस का पथ संचलन होता है, लेकिन आपके दर्द की लड़ाई को लड़ने का अधिकार आपको आपके राजस्थान में नहीं देती सरकार। आपको वो दर्द याद है या नहीं है, पूछने के लिए मैं आज यहाँ हूं जोधपुर में। दोनों हाथ उठा के बताओ, दर्द याद है या नहीं है? आपको इंद्र मेघवाल का दर्द याद है या नहीं है? जब इंद्र मेघवाल के साथ अन्याय हुआ, मैं 3 बार यहां आया, 3 बार लौटा दिया। चौथी बार मैं 42 घंटे की यात्रा करके सड़क मार्ग से आया। पूरी पुलिस और सरकार लग गई ढूंढने में, चंद्रशेखर कहां से आएगा। जब मैं 7 बजे सुबह, उनके पिताजी बैठे हैं यहां, उनके चाचा बैठे हैं, जब मैं इनके घर पहुंच गया तब पुलिस को पता लगा कि चंद्रशेखर आ गए। तब पूरी पुलिस दौड़ पड़ी उधर और मुझसे पूछ रहे कि कहां से आए हो, रास्ता बताओ कहां से आए हो। मैंने इनसे कहा कि मुझसे क्या रास्ता पूछते हो, उन अपराधियों से रास्ता पूछो जो रास्ता रोक रोक के हमारे लोगों की हत्या कर रहे हैं। फिर उनके चाचा पे दोबारा हमला हुआ, उनके खिलाफ पंचायत हुई, उनके घर जलाने की। आजाद भारत को देखो, ये आजाद भारत का, आजाद राजस्थान के घर जलाने की, उनकी जमीन छीन लेने की, उनकी हत्या करने की धमकी दी गई और मुख्यमंत्री तमाशा देखते रहे। कार्तिक भील का परिवार यहां बैठा। मैं जब इनके लिए यहां आने का मैंने प्रयास किया तो इन्होंने मुझे गिरफ्तार करा दिया। ये मेरी बहन बैठी है यहां, कार्तिक की पत्नी, उनका बच्चा, कार्तिक का भाई। क्या जवाब दूं मैं इनको, बताओ? आप बताओ। इस सरकार के एक विधायक ने अपनी जातिगत मानसिकता के कारण कार्तिक भाई के साथ जो अन्याय किया उसके और उसके परिवार के, आप बताओ मैं उस बहन को क्या जवाब दूं? मेरे लोगों, कैसे पूछूं उसके आंसू? अभी वो रो रही थी मेरी बहन। आप बताओ मैं उसको कैसे उसको आंसू पूछूं, क्या उसको आश्वासन दूं? है कोई जवाब आपके पास? क्या कार्तिक आपका भाई नहीं था? क्या कार्तिक को जीने का अधिकार नहीं था? क्या कार्तिक को न्याय का अधिकार नहीं है राजस्थान में? तो न्याय का अधिकार अगर है तो कार्तिक की ये पत्नी, हमारी बहन यहां बैठे, इसको जवाब दो तुम सब लोग कि क्यों नहीं मिल रहा न्याय।
और आज भी आंदोलन से आया पूरा परिवार। कितने दिन हो गए आपको पता है? कितने दिन हो गए? 3-4 महीने से ज्यादा का दिन, यानी कि 100 दिन से ज्यादा हो गए इन लोगों को धरने में बैठे हुए। बताओ हम लोग कहां जाएं जब यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार न्याय नहीं देगी और सरकार के गुंडे हमारे लोगों को मारेंगे, तो हम लोग कहां जाएं न्याय मांगने के लिए? मेरे पास जवाब नहीं है कार्तिक की पत्नी को देने के लिए। उसके ये बेटे को, कितने साल का है ये 4 साल का आपका खून मिलाओ आंख से आंख और दो जवाब कि क्या दिया इस सरकार ने आपको। आप देखो वो वहां आपके सामने, उसके तन के कपड़े फटे हुए हैं, उसके जूते फटे हुए हैं। पता नहीं उसने कब खाना खाया होगा, पता नहीं उसे कब साफ पानी मिला होगा। मैं और आप अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। ये समाज हमसे सवाल पूछेगा, इतने अन्याय के बाद हम चुप क्यों हैं? सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सभा करने से काम नहीं चलेगा, नीला पटका पहनने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने लोगों की लड़ाई को लड़ना होगा। जिस तरह से सबको न्याय मिलता है, हमें भी न्याय चाहिए। इसके लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। कार्तिक को उम्मीदें नहीं थी कि आपसे कि आप उसकी लड़ाई लड़ोगे। आज कार्तिक का परिवार अकेला क्यों लड़ रहा है? क्या हमारा खून पानी हो गया है? क्या हमारा जमीर मर गया है? कोजाराम मेघवाल के साथ क्या हुआ? क्या भूल गए आप लोग किस तरह से कोजाराम मेघवाल की हत्या की गई? पूजा भील के साथ क्या हुआ? उस 10 साल की आपकी बच्ची के साथ मेरी बहनें मां यहां बैठी हैं। उस 10 साल की हमारी बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है। कोई जवाब आपके पास? उसके सपने नहीं होंगे क्या? वो जीना नहीं चाहती होगी क्या? उसके 10 टुकड़े कर दिए गए, वो आपका खून थी। वो आपसे जवाब मांगती होगी कि बताओ मेरे लोगों, राजस्थान में हमारी क्या हैसियत है? अशोक मेघवाल कल यहां टंकी में चढ़ा था। कहां है वो टंकी? वो इस टंकी में चढ़ा था अपने परिवार के साथ। उसकी बहन और उसकी मां, जो हमारी बहन और हमारी मां है, वो रोज चिल्ला रही थी। और वो भी 2 साल से अपना घर छोड़ के यहां पड़ा हुआ है जोधपुर में। घर एक दिन में नहीं बनता। घर एक एक ईंट में सपने खपते हैं। उसको छोड़ना पड़ा और वो यहां कल टंकी पे चढ़ा हुआ था। क्यों चढ़ा वो टंकी पे? क्योंकि उसके और उसके समाज का चंद्रशेखर राजा उसके परिवार का गुलाम बन गया इस प्रदेश में, इसलिए चढ़ा वो टंकी पे। अगर होती हमारे हाथ में ताकत तो नहीं चढ़ता वो टंकी पे। मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि हमारे लोग भूल जाते हैं। हमारे लोगों को भूलने की आदत है। ये कल की घटना को आज भूल जाएंगे, आज की घटना को कल भूल जाएंगे। ऐसा ही चला रहा है। आप राजा राम मेघवाल को भूले और आप अशोक मेघवाल को भी भूल जाओगे अगर आपके याद नहीं दिलाऊंगा। और पिछले 1 महीने का याद दिलाता हूं आपको। खेतड़ी में 5 दिन महिपाल की लाश को लेकर उसका परिवार बैठा रहा। कोई महीना नहीं जाता, कोई दिन नहीं जाता, कहीं ना कहीं राजस्थान में हमारे लोग न्याय के लिए अपने परिवार की लाश को लेकर बैठे रहते हैं। ऐसा कहीं किसी प्रदेश में नहीं होता। अजमेर में रोहित रैगर को पहले उसको पीटा, इतना पीटा पूरे दिन, फिर उसको पेट्रोल डाल के जो है उसको आग लगा दी। वो भी आपका अपना भाई था। चाकसू में 5 दलित परिवार के लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। अभी तक प्रशासन, पुलिस ये भी नहीं जान पाया कि एक्सीडेंट है या हत्या है।
गंगानगर में पाले खा की हत्या हुई, और एक और मेरी बहन बैठी हुई है नीतू, आपको याद होगा ओम प्रकाश नगर, या भूल गए हो बताओ? याद है या नहीं, ये बताओ? वो लड़ता रहा न्याय के लिए, जाता पुलिस के पास, पुलिस के लोगों ने उल्टा झूठा उसके ऊपर, उसके पिताजी के ऊपर मुकदमा कर दिया। कहां जाता वो आपका भाई? जब कुछ नहीं कर पाया, निराश हो गया, तो सुसाइड नोट लिख के सुसाइड कर लिया, और सुसाइड नोट में मेरा नाम लिख के कहा कि भाई आके मुझे न्याय दिलाना। मैं 4 दिन तक सरकार से लड़ता रहा, और आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 4 दिन बाद जब मैंने उसके सर को देखा, इतना बड़ा मुंह हो गया था उसका, इतना बड़ा मुंह, उसके हाथ पैर सूज सूज के इतने बड़े बड़े हो गए थे, उसकी लाश में बदबू मारने लगी। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उस परिवार से क्या कहूं। फिर मजबूरी में उसका अंतिम संस्कार हुआ। फिर वो खोखले वादों के साथ न्याय मिलेगा, गिरफ्तारी होगी, आरोपी जेल जाएंगे। मैं आज तक का, जहां तक मुझे जानकारी है, नीतू यहां बैठी है, वो सरपंच जेल तो नहीं गया, आज तक वो सरपंच जेल नहीं गया। ये हैसियत है राजस्थान में हमारी। ये मैंने आपको इसलिए याद दिलाया कि चाहे कितने अच्छे कपड़े पहन लो, कितने अच्छे घर बना लो, जब तक आपके हाथ में राजनीतिक ताकत नहीं आएगी, आपकी बहन बेटी, भाई, बच्चों, बुजुर्गों के साथ ऐसा ही होता रहेगा राजस्थान में। यहां ऐसा नहीं कि आप पे नेता नहीं है, नेता बहुत है आपके पास। यहां जाति और समाज के आधार पे आप अपने मन से सवाल पूछो। वो जो नेता मुझसे पूछते हैं कि चंद्रशेखर क्यों आते हैं यहां, वो तो बाहरी है। आप अपने मन से पूछो कि जब वो अपना जमीर गिरवी रखे और समाज के साथ होने वाले अन्याय पे आंख मूंद लेते हैं, चुप्पी थाम लेते हैं, टेप लगा लेते हैं, आप ऐसे नेताओं के भरोसे अपनी लड़ाई लड़ लोगे कि अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा कर लोगे क्या? बताओ। नहीं, जोरदार तरीके से बताओ, उन गुलामों तक भी आवाज जानी चाहिए। क्या ऐसे लोगों के भरोसे न्याय हो जाएगा क्या? आपको मैं बस ये इसलिए याद दिला रहा था, मेरे लोगों, इतना अन्याय, इतना जुल्म, जानवर के साथ भी हो तो जानवर भी बगावत कर दे, हम तो इंसान हैं। ये तो जुल्म है। अगर आप किसी का भोजन ही उठा लोगे ना सामने से, चाहे वो आपका पालतू क्यों ना हो, वो भी बगावत कर देगा। हम तो इंसान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे शरीर में जान है, हमारे कंधों पे समाज की जिम्मेदारी है। इतने अपराध को संरक्षण देने वाले मुख्यमंत्री को तो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को छूने का भी अधिकार नहीं है। अगर वास्तविकता में हमारे लोगों के अंदर रीढ़ की हड्डी होती और हमारे लोग अपने स्वाभिमान सम्मान कीमत समझते, तो ऐसे मुख्यमंत्री को, बाबा साहब अंबेडकर की परछाई को, मूर्ति छूने परछाई को भी छूने नहीं देते। लेकिन आज ये जो खेल यहां खेला जा रहा है, इसका मात्र एक मकसद है कि हमेशा की तरह मूर्तियां पकड़ा के आपको और आपके अधिकारों को, आपकी ताकत को लूट लिया जाए। क्या आप बेवकूफी में फंसे रहेंगे, लापरवाही में फंसे रहेंगे, गुमराह होते रहेंगे, जालिम की बातों में आते रहेंगे? आपने पिछले 7-8 साल से यहां मेहनत की है, राजस्थान की मट्टी मट्टी जानती है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं, चाहे चूरू हो, चाहे थाना गाजी हो, जहां आपने अपने संघर्ष से न्याय नहीं दिलाया। लेकिन यह अन्याय कब तक, यह अन्याय कब तक? हर चीज की एक सीमा होती है। मैं जानना चाहता हूं कि यह न्याय कब तक? क्या मैं मानूं कि अभी अन्याय खत्म होना चाहिए?
बताओ मेरे लोगों, होना चाहिए या आपको इस अन्याय के साथ जीने की आदत पड़ गई है? अपने लोगों की लाशों को उठाने की आदत पड़ गई है क्या? अभी एक घटना हमारे साथियों ने मुझे बताई, यही भाषण देते 20-25 मिनट नहीं बीते, बालोतरा जिले के पचपदरा के जगाराम भील की को मौत के घाट उतारा। बाड़मेर, क्या करूं बताओ? कितनी घटनाओं पर जाऊं, कितनी घटनाओं पर जाके लड़ूं, जबकि मैं जानता हूं कि मैं जेल भिजवाने के लिए लड़ूंगा, ये सरकार संरक्षण देने के लिए भिड़ेगी। और क्योंकि लोकतंत्र में शक्ति है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा पॉलिटिक्स द मास्टर की, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। आप बताओ कितनी घटनाओं पर जाकर रोऊं, कितनी घटनाओं पर जाकर चिल्लाऊं, किन किन दरवाजों में माथा टेकूं, कहां से लाऊं आपके लिए न्याय, कैसे रोकूं अपने लोगों की हत्याएं? मुझे एक ही रास्ता नजर आता है, उस रास्ते पे मैं आपसे बात करूंगा। सामाजिक न्याय सम्मेलन हमने बुलाया है। सामाजिक न्याय होगा कैसे? सामाजिक न्याय करेगा कौन? सामाजिक न्याय की सोच किसके पास है? इनके पास जो सरकार में बैठे या उनके पास जो इनसे पहले बैठे थे? ना इनके पास है ना इनसे पहले वालों के पास है। सामाजिक न्याय की सोच भी हमारे संत गुरु महापुरुष देके गए। सामाजिक न्याय भी तभी मिलेगा क्योंकि संविधान में जो अधिकार मिले हैं उनको लागू कराने की ताकत संविधान में जो अधिकार मिले हैं उनको लागू कराने की ताकत सरकार के पास है। और जो नए कानून बनाने हैं आपकी तरक्की के लिए, उसकी ताकत भी सरकार के पास है। आपने वोट देके इनकी सरकार बनाई, 2 अप्रैल का न्याय सहा और उम्मीद की कि ये आपकी रक्षा करेंगे। ये आपकी रक्षा नहीं करेंगे। ये बचे खुचे जो आपके अधिकार है और बची खुची जो आपकी जिंदगी स्वाभिमान सम्मान है, ये उसको भी नचोड़ लेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते। ये भी उसी विचारधारा का समर्थन करते हैं, चाहे वो सामंतवाद की हो या ब्राह्मणवाद की हो। ये भी उसी विचारधारा का समर्थन करते हैं जिस विचारधारा में देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज को स्वाभिमान सम्मान से जीने का, अधिकारों के साथ जीने का अधिकार ही नहीं। अगर आपको सामाजिक न्याय चाहिए तो आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है, आप अपने दिल पे हाथ रखो, मैंने कभी रखवाया नहीं, बताओ क्या ये तुम्हें सामाजिक न्याय दे देंगे? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ मुझे। नहीं, दिल पे हाथ रखो, अपने दिल की सुनो। आप दिमाग की सुनते हो, आज अपने दिल की सुनो। ऐसे हाथ रख के पूछो अपने आप से कि जिन्होंने आपके साथ होने वाले इतने जुल्म पे एक शब्द नहीं बोला, क्या वो आपको स्वाभिमान, सम्मान और अधिकारों का जीवन दे देंगे क्या? बताओ दोनों हाथ उठा के जोर से। तो अधिकार कैसे मिलेंगे? अधिकारों की रक्षा कैसे होगी? आपके चाहे आरक्षण हो या अच्छी शिक्षा हो या अच्छा इलाज हो, कैसे होगा? क्या वो इन सरकारों में संभव है? अगर संभव नहीं तो संभव कैसे होगा? ये क्षेत्र नशा मुक्ति का सबसे बड़ा गढ़ है। डोडा पोस्ट हो या एमडीएम, बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं हो सकता है। और ये नशा इसलिए परोसा जा रहा है कि बहुजन समाज के नौजवान अपने पैरों पर ना खड़ा हो जाए। और ये इसका उदाहरण है, एमडीएम और डोडा पोस्ट का ये उदाहरण है कि आज का नौजवान नशे में घूम रहा है
उसको ना अपने स्वाभिमान सम्मान का पता, ना अपने हक अधिकार का पता। सबसे ज्यादा पेपर लीक यहां से होते हैं, इस संभाग से, और बिना सरकार के संरक्षण के नहीं होते। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, जब पेपर लीक होते हैं तो नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ होती, चाहे वो सीएचए का मामला हो, चाहे कोई और मामला हो। अगर आपको राजस्थान में अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करनी, अगर राजस्थान में आपको सामाजिक न्याय की सोच को मजबूत करना, अगर राजस्थान में आपको अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा करनी है, तो फिर आपको मान्यवर काशीराम साहब की उस बात को भी मान लेना चाहिए कि हमें अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी राजनीतिक ताकत को बना के अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा करनी है और उनके अधिकारों की रक्षा सुरक्षा करनी। अगर आप अपने महापुरुषों की बात को मान लोगे तो मेरा ऐसा मानना है कि जिन अधिकारों के लिए आप हाथ फैलाते हो, उम्मीद करते हो सरकार देगी, वो अधिकार आप मांगने वाले नहीं देने वाले बन जाओगे। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी के पास है तो वो जनता के पास है। ये राजस्थान है, यहां एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों की संख्या 80-85% से ज्यादा है। मेरी बात पे अब गौर करना, जो इशारा आपको दे रहा हूं। हम जब तक कामयाब नहीं होंगे लोकतंत्र में, जब तक हम बहुजन समाज में भाईचारा पैदा नहीं करेंगे। हम इनके धन का, मीडिया का, माफिया का मुकाबला बिना संगठित हुए नहीं कर सकते। पहले हम संगठित हों और गांव-गांव जाके इस विचारधारा, इस अन्याय के खिलाफ बहुजन समाज में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों में जाके भाईचारा पैदा करने का प्रयास करें, और भाईचारा पैदा करके फिर वोट की शक्ति को इकट्ठा करने का काम करें। जितने नौजवान यहां हजारों की संख्या में पहुंचे, क्या आप चाहते हो कि यहां मेरे हाथ मजबूत हों? जो चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। अगर आप चाहते हो कि यहां मेरे हाथ मजबूत हों, क्योंकि जब मेरे हाथ मजबूत होंगे तो आप बताओ, क्या आपकी तरफ कोई आंख उठा के देख लेगा? क्या हमारी किसी पूजा भील बहन या कार्तिक की पत्नी हमारी बहन या नीतू हमारी बहन के आंसू टपकेंगे क्या हमारे लोगों की कोई बलि चढ़ा देगा क्या किसी राजा के राजमहल की नींव में हमें कोई छिनवा देगा क्या? तो फिर आपको सिर्फ रैली में आने से काम नहीं चलेगा। फिर आपको आज यहां से संकल्प लेके जाना पड़ेगा। एक संकल्प तो ये कि 20 अगस्त को हम लोग जयपुर पहुंचेंगे। पहला संकल्प तो 20 अगस्त ही है प्रभात जी, 20 अगस्त को जो सामाजिक न्याय सम्मेलन जयपुर में होगा, जो मेहनत हमने की है पूरे प्रदेश में, जो धूप, गर्मी, आंधी, तूफान, सर्दी, बारिश का मुकाबला हमने किया, ट्रेन बुक होगी जयपुर के लिए, उस मेहनत के रंग को मजबूत करने के लिए हमारे साथियों ने बताया कि जोधपुर से हम लोग ट्रेन बुक करेंगे जयपुर के लिए। तो 20 अगस्त को आपको जयपुर आना, और आपको रोकने के बहुत प्रयास होंगे। हो सकता है 20 अगस्त को कोई प्रोग्राम लग जाए आपके क्षेत्र में, किसी नेता अभिनेता का, किसी मंत्री मुख्यमंत्री का, किसी
आपके क्षेत्र के विधायक मंत्री का और आपको रोकने का प्रयास किया जाए, वो आपको नहीं रोक रहे होंगे। वो आपकी जो ताकत बनने जा रही है उसको रोकने का काम करेंगे, और इसलिए करेंगे क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि अगर आपकी ताकत बन गई तो फिर आपको अन्याय सहने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। फिर आपकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति बदलेगी, इसलिए आपको रोकने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि चाहे आंधी आए या तूफान, चाहे कोई और मुसीबत आ जाए, आपके प्यार की कद्र करते हुए मैं आपका इंतजार करूंगा 20 अगस्त को जयपुर में। दूसरी बात, खाली आपके आने से काम नहीं चलेगा। हमारा मुकाबला सरकार के लोगों से है। हमारा मुकाबला उनसे है जो धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनके करोड़ों करोड़ रुपए, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं। यहां की सरकार के लोग कह रहे थे कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया। मुझे लगता है कि अब उनका भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा कुछ दिन में, आप देख लेना, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई हो रहे हैं सब लोग। इसलिए आपको गांव में जाना और गांव में जाके जो भाई यहां नहीं आया उसको भी ये संदेश देना है कि हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, और आपको मेरे साथ 20 तारीख को जयपुर चलना है। ये काम भी आपको करना होगा। उसके साथ साथ जो मेहनत संघर्ष करके लोगों को तैयार आपने कर लिया, विश्वास पैदा कर लिया, उसको वोट की शक्ति के रूप में बदलने के लिए आपको अपने बूथ के संगठन को भी मजबूत करना पड़ेगा। जब आप अपने बूथ के संगठन को मजबूत कर लोगे, मैं साधारण भाषा में समझाता हूं, जैसे किसान की फसल तैयार हो जाती है तो उसमें दुश्मन की भी नजर रहती है, चोर लुटेरों की भी नजर रहती है, विरोधियों की भी नजर रहती है। कोई सोचता है इसकी फसल बर्बाद हो जाए, कोई सोचता है इसकी फसल चोरी हो जाए, कोई चाहता है इसकी फसल को नुकसान पहुंच जाए, और फिर प्राकृतिक मार भी होती है। पता नहीं 20 तारीख का मौसम भी कैसा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब फसल तैयार हो जाती है तो उस फसल को घर तक लाने के लिए फसल काटने वाले और उसको उठाकर घर तक लाने वालों की जरूरत होती है। जो संघर्ष से आपने समाज में उम्मीद विश्वास पैदा कर लिया है, उसको बूथ तक वोट के रूप में ले जाने के लिए आपको बूथ के संगठन की जरूरत पड़ेगी। आपके बीच के जो गरीब नौजवान अपनी मेहनत को आजमाने के लिए इस बार 2023 में मैदान में आएंगे, उनकी मेहनत को कामयाब करने के लिए, उस वोट को उनके पक्ष में लाने के लिए, डलवाने के लिए आपको बूथ के संगठन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको अपने बूथ का संगठन की जिम्मेदारी लेके अपने बूथ को भी मजबूत करना। आज 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली में नई संसद का